आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा महाकुंभ में पश्चिम बंगाल से आए एक परिवार के पोर्टेबल घर की भी है। प्रयागराज महाकुंभ में आज बन गया महा रिकॉर्ड और इस महा रिकॉर्ड की चर्चा देश भर में हो रही है। आज कुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंच गया। ये भारत और चीन के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी है। अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जितनी जनसंख्या है उससे अधिक लोग त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब तक किसी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सहभागी होने के प्रमाण नहीं है। ब्राजील के रियो कार्निवल या जर्मनी के अक्टूबर फेस्ट पर उमड़ने वाली भीड़ भी महाकुंभ के आगे कुछ नहीं है। प्रयागराज महाकुंभ में आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया रिकॉर्ड बना जिसकी चर्चा हर तरफ है। महाकुंभ में गंगा और संगम पर बने 3 घाट, राम घाट, गंगेश्वर घाट और भारद्वाज घाट पर एक साथ 300 सफाई कर्मियों ने आधा घंटे लगातार सफाई कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम की देखरेख में यह नया रिकॉर्ड बना है जिसमें एक शहर, एक नदी पर एक साथ लगातार आधा घंटे 300 से अधिक सफाई कर्मियों ने सफाई की है। इससे पहले दुनिया में ऐसा अनोखा रिकॉर्ड नहीं बना है। महाकुंभ में पश्चिम बंगाल से आए इस परिवार के जुगाड़ ने सबको हैरान कर दिया। महाकुंभ में रुकने के लिए कमरा नहीं मिला तो 12 लोगों का ये परिवार ऐसे 2 पोर्टेबल घर लेकर महाकुंभ में आ गया। परिवार के सदस्य सुबह होते ही टेंट को फोल्ड कर पास के बगीचे में रख देते हैं और मेला भ्रमण पर निकल जाते हैं। परिवार का कहना है कि इससे न केवल उनका पैसा बचा है बल्कि उन्हें आराम भी मिल रहा है। महाकुंभ में हर रोज लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यहाँ के ज्यादातर होटल और धर्मशाला पहले से ही बुक हो चुके हैं। ऐसे में पोर्टेबल घर का ये आइडिया महाकुंभ आने वाले दूसरे लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। बिहार की राजधानी पटना में वैलेंटाइन डे के मौके पर अलग ही नजारा देखने को मिला। यहाँ पार्कों में लड़के और लड़कियां पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच वहां शिव भवानी सेना के सदस्य लाठी डंडा लेकर पहुंच गए, जिन्हें देखकर लड़कियां और युवक मौके से भाग निकले और पार्कों में जाने से बचते रहे। लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि लड़के लड़कियों को धमकाने और डराने का अधिकार इन्हें किसने दिया। मुरैना से बरामद किए गए बच्चे को अपनी गोद में लेकर आईजी और डीआईजी जब ग्वालियर में उसके घर पहुंचे तो नजारा देखने वाला था। गुरुवार को किडनैप किया गया लाल इस तरह घर लौटेगा माता पिता ने सपने में भी नहीं सोचा था। परिवार ने बच्चे की आरती उतारी और पुलिस अधिकारियों का धन्यवाद किया। एमपी के सीएम मोहन यादव के साथ लोग भी पुलिस के शानदार एक्शन की प्रशंसा कर रहे हैं। चर्चा में आने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। यूपी के मिर्जापुर में ऐसा ही मामला सामने आया है। सुर्खियां बटोरने के लिए लड़की ने पिस्टल लहराने का रील्स बनाया और उसे इंस्टाग्राम पर डाल दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की का नाम शिवानी राजपूत है। पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो में इस्तेमाल किए गए पिस्टल की जांच की गई तो वो नकली निकला। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर प्रोफेशनल लाइफ के चक्कर में पर्सनल लाइफ खराब होने से जुड़ी हुई है। जिंदगी की आपाधापी और जद्दोजहद में रिश्तों में खटास आती जा रही है। इसलिए ये जरूरी है कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच एक बैलेंस होना चाहिए। हुआ यूं कि एक शख्स अपने प्रमोशन के लिए 14 घंटे कड़ी मेहनत करता है, लेकिन जब उसे प्रमोशन मिलता है तो उसकी पत्नी उससे तलाक मांग लेती है क्योंकि वो अपनी फैमिली को समय ही नहीं दे पाता था। ऐसे में जरूरी है कि प्रमोशन और बिग सैलरी के लालच में दरक रहे निजी रिश्तों को लेकर सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। जिंदगी में हर कोई खुश रहना चाहता है। इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। लेकिन कभी कभी हम प्रोफेशनल लाइफ में इतना मशगूल हो जाते हैं कि खुद और परिवार के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। शायद इसी ख्याल को लेकर स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान ने अपने स्पेशल शो तथास्तु में एक बेहद ही दिल छू लेने वाली बात कही थी।
जो कहीं न कहीं इस मामले में भी अप्लाई होती है। उन्होंने कहा था, Professional goals are temporary. They can be attempted tomorrow. They are not very important. The challenge is the most irrelevant beat of my life. मैंने अधूरा किया उससे कुछ नहीं होगा, है ना? पूरा कर लेता तो भी जिन्होंने किया उनका क्या हुआ है खास? नहीं करता तो भी ऐसे ही चलता। मतलब जो आपके व्यावसायिक हित हैं वो अस्थायी हैं और उन्हें बाद में भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन उस मोमेंट में जो आपका पर्सनल नुकसान हो जाता है वो परमानेंट यानी स्थायी होता है। हर एम्प्लॉयर ये नहीं चाहता कि एम्प्लॉय 15-16 घंटे काम करे, वो इतना ही चाहता है कि वो अपना काम बराबर करे और रेस्पॉन्सिबिलिटी ले। अब हम देखते हैं कि काम के बाद वो फोन नहीं उठाते कभी जब जरूरत है, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड नहीं है, ये कस्टमर्स का डिमांड। कस्टमर चाहता है कि उसके आंसर्स फास्ट हो। कभी ऐसा होता है कि आपको फोन उठाना पड़ता है और वो कस्टमर को हेल्प करना पड़ता है, बट वो हर दिन ऐसा नहीं होता, हर दिन कोई 15 घंटे काम नहीं कर पाता। ये सब इन्फ्लुएंसर्स ने अपना इन्फ्लुएंस बना रखा है और एक इंडिया का टैलेंट को थोड़ा खराब दिखाया है ग्लोबल लेवल पे, एंड हम लोग ने वो बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग यूएस कंपनीज को भी एजुकेट कर रहे हैं कि इंडिया का टैलेंट वैसा नहीं है, वो बहुत प्रोडक्टिव है, दे कैन वर्क प्रॉपरली एंड दे कैन वर्क नाइसली। एंड आई थिंक दैट परसेप्शन हैव बीन डिलीवर्ड बाय इन्फ्लुएंसर्स, जहां वो बोल रहे हैं, आप देखो 5-6 साल पहले कोई इसके बारे में बात नहीं करता था, कोई इतने बीमारियां नहीं होती थी, कोई मेंटल वर्क प्रेशर से मर नहीं रहा था। आई थिंक ये सब अभी क्यों है? सोशल मीडिया पर अक्सर लोग अपनी लाइफ से जुड़ी हैरान करने वाले किस्से और कहानियां शेयर करते हैं। हाल ही में दुनिया की नामी गिरामी टेक और ई कॉमर्स कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ने अपनी कहानी साझा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल ये स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें यूजर बताता है कि कैसे 7 करोड़ पैकेज वाला प्रमोशन पाने के लिए वो दिन रात मेहनत करके 14-14 घंटे काम करता रहा, लेकिन उसका अंजाम इतना बुरा होगा जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि अब पत्नी उससे तलाक चाहती है। ब्लाइंड नाम की वेबसाइट पर शख्स ने अपना असली नाम बताए बिना एक पोस्ट लिखा है, और जब एक एक्स यूजर ने इस पोस्ट को शेयर किया तो ये वायरल हो गया। डेनियल वास्लो नाम के एक यूजर ने एक तस्वीर पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा, टोटल कंपाउंड लगभग 7.8 करोड़, लेकिन किस कीमत पर? मैं इस चूहे की दौड़ से बाहर निकला जब मैंने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि सभी विनर्स दुखी थे। 3 साल पहले ई कॉमर्स कंपनी ज्वाइन की थी। वो हमेशा चाहता था कि उसका प्रमोशन हो। इस चक्कर में उसने अपनी नौकरी पर इतना ध्यान दिया कि पत्नी पर ध्यान ही नहीं दिया, और जब उसकी बेटी पैदा हुई तब वो पूरे दिन मीटिंग में बिजी था। जब उसकी बीवी पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जूझ रही थी तब भी वो काम में व्यस्त रहता था और उसके साथ थेरेपी के लिए भी नहीं जा पाता था। इस वजह से उसने तलाक की मांग कर दी। अब इस शख्स का भी प्रमोशन हो चुका है। वो सीनियर मैनेजर बन गया है और उसकी सैलरी सालाना 7 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है, लेकिन अब वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसे पद और पैसा तो मिल गया, लेकिन बसा बसाया घर उजड़ गया। लिहाजा उसे अब नहीं समझ आ रहा है कि वो जिंदगी को कैसे ट्रैक पर लाए। आज का जमाना का चीज देखता है। आज काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन में हाइब्रिड मॉड्यूल इनकॉर्पोरेटेड हुआ है। एट द सेम टाइम 5 डेज वर्किंग मॉड्यूल इनकॉर्पोरेटेड हुआ है। इनका मतलब यही है, हम लोग जो न्यू नॉर्मल होता है वो वाला चीज को अडेप्ट कर रहा है काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन। और मेरा पूरा उम्मीद है दिन जितना आगे बढ़ेगा काफी सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा वाला न्यू नॉर्मल को अडॉप्ट भी करेंगे। सोशल मीडिया एक्स पर बहुत से लोगों ने इस पोस्ट पर टिप्पणी की है। एक यूजर ने लिखा, कई लोग सिर्फ सफलता पाने में लगे रहते हैं, पर वो सफलता के सही मायने नहीं समझ पाते। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ये शख्स झूठ भी बोल सकता है, लेकिन ये पढ़कर दुख हो रहा है। अगर शख्स को लग रहा है कि वो जीतकर भी हार गया तो उसे ज्यादा सोचने की जरूरत है। होता क्या है, जैसे इन्फ्लुएंसर्स लिंक्डइन और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, वो बोलते हैं कि एम्प्लॉयर बहुत ये है, जल्लाद है एंड व्हाट नॉट। मतलब वो कभी भी एक नेगेटिव एंगल दिखाते हैं, क्योंकि जब आप नेगेटिव बात करते हो फॉलोइंग बहुत जल्दी बढ़ती है, क्योंकि आप बहुत जल्दी वायरल बन जाते हो। तो लोगों को ऐसा लगता है कि सब कंपनीज ऐसे ही है, वो ऐसे ही रगड़ा के काम कराते हैं।
एंड एक परसेप्शन बन जाता है पूरे सब लोगों में कि सब कंपनीज वैसे ही है, बट वैसा होता नहीं है। इंडिया में बहुत अच्छे कंपनीज है जो एम्प्लॉयज के बारे में सोचते हैं, उनको पहले रखते हैं, एंड आई थिंक दे ऑल्सो गेट द बेनिफिट्स। बट बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कभी कभी लॉयल्टी छोड़ देते हैं वो इन्फ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंस में आके। बट आई थिंक ये रेगुलेशन मैंने लिंक्डइन पे खुद लिखा था कि इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी रिसेंट एपिसोड आपने देखा था कि कैसे इन्फ्लुएंसर्स आर टॉकिंग वॉट एवर दे वॉन्ट टू। तो ऐसे एक इन्फ्लुएंसर्स को भी रेगुलेट करेंगे तो आई थिंक एक परसेप्शन चेंज होगा कि हर एम्प्लॉयर वैसा नहीं है। महीने भर पहले इंफोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि युवाओं को ये समझना होगा कि हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और भारत को नंबर 1 बनाने की दिशा में काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपनी आकांक्षाएं ऊपर रखनी होगी क्योंकि 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन मिलता है। इसका मतलब है कि 80 करोड़ भारतीय गरीबी में हैं। अगर हम कड़ी मेहनत करने की स्थिति में नहीं हैं, तो कौन कड़ी मेहनत करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि किसी को जबरदस्ती लंबे समय तक काम करने के लिए नहीं कहा जा सकता, लेकिन हर किसी को इस बारे में स्वयं सोचना चाहिए और इसकी जरूरत समझनी चाहिए। नारायण मूर्ति के इस बयान की काफी आलोचना भी हुई थी। वहीं नारायण मूर्ति के बाद लार्सन एंड टुब्रो यानी L&T के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम के बयान पर भी बहस छिड़ गई थी। उन्होंने भी हफ्ते में 90 घंटे काम की वकालत की थी। हालांकि कई लोगों ने सुब्रमण्यम के बयान की आलोचना भी की। जाहिर है इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क और दलीलें दी जा सकती हैं, लेकिन अब ये समझना जरूरी हो गया है कि प्रोफेशनल लाइफ की व्यस्तताओं की वजह से निजी रिश्ते टूट रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि प्रमोशन और बिग सैलरी के लालच में दरक रहे निजी रिश्तों को लेकर सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आरबीआई ने महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में पैसों के लेन देन पर 6 महीने के लिए रोक लगाई है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। महाराष्ट्र में सहकारी बैंकों में अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे जमा करना ग्राहकों के लिए फिर जोखिम भरा साबित हुआ। महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में पैसों के लेन देन पर रिजर्व बैंक ने रोक लगा दी है। यह खबर आते ही मुंबई और महाराष्ट्र में बैंक की शाखाओं पर ग्राहकों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्राहक भागे भागे ब्रांच पहुंचे, जहां उन्हें ये जानकारी मिली कि सिर्फ लॉकर से ही ऑपरेट करने की इजाजत है। आरबीआई ने महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में पैसों के लेन देन पर 6 महीने के लिए रोक लगाई है। आरबीआई का कहना है कि यह फैसला बैंक की आर्थिक स्थिति को देखकर लिया गया है, ताकि बैंक आगे चलकर डूबे नहीं और लोगों का पैसा सुरक्षित रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि खराब परफॉर्मेंस को लेकर आरबीआई कार्रवाई करती है। आरबीआई ने जो कार्रवाई की होगी वो सोच समझकर ही की होगी। बेंगलुरु में हो रहे एयरो इंडिया 2025 का आज आखिरी दिन था। आखिरी दिन आसमान में दुनिया के कई आधुनिक विमानों ने उड़ान भरी और आसमान में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इसमें रूस और अमेरिका के फाइटर जेट्स शामिल रहे। एयरो इंडिया 2025 में अमेरिकी फाइटर जेट F-16 और F-35 ने सबका ध्यान खींचा। F-35 अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रडार की पकड़ में नहीं आता। अमेरिका ने इसे भारत को देने की बात कही है। एयरो शो में Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट ने भी दमदार प्रदर्शन किया। कलकत्ता हाईकोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत की बर्दवान में होने वाले कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। पहले बर्दवान प्रशासन ने बोर्ड परीक्षा का सवाल उठाकर भागवत के कार्यक्रम को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक के आदेश को खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना है कि भागवत का कार्यक्रम रविवार को हो रहा है और उस दिन कोई परीक्षा नहीं है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होने वाली है। परीक्षा देने वाले छात्र समय से एग्जाम सेंटर्स पहुंचे और उन्हें कोई दिक्कत न हो, इसके लिए दिल्ली मेट्रो ने कई कदम उठाए हैं। दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाले परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड दिखाने पर सिक्योरिटी चेकिंग और टिकट खरीदने में प्राथमिकता दी जाएगी। दिल्ली में इस बार करीब 3,30,000 छात्र 10वीं और 12वीं की परीक्षा देंगे। खबरों के एक्सप्रेस पे से आइए रुक करते हैं आगे सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में अब नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने का इंतजार है। लेकिन धड़कनें दिल्ली बीजेपी की बढ़ी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की वापसी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आखिरी मुहर लग जाएगी।
सूत्रों की माने तो दिल्ली में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली एक छोटा राज्य है। ऐसे में पार्टी डिप्टी सीएम नहीं चाह रही। वहीं सरकार गठन से पहले ही बीजेपी एक्शन में दिख रही है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा जा सकता है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना को लागू करने पर भी विचार हो रहा है। दिल्ली में अब नई सरकार के गठन का इंतजार है और इंतजार तो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का भी है। हालांकि दिल्ली में संभावित मुख्यमंत्री को लेकर हर दिन चर्चा का नया बाजार सजता है और शाम होते होते उठ जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने का इंतजार भी खत्म हो गया है और अब जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। प्रधानमंत्री जैसे ही देश में आएंगे उसके बाद मंथन जारी है और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षक तय होंगे, केंद्र तय करता है और उसी दिन दिल्ली का मुख्यमंत्री जो केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री हो जाएगा। कोई ऐसा फेस प्रधानमंत्री जी का संगठन चुनेगा जो 20-25 साल तक चेहरा बने रहे और पार्टी की सेवा करते रहे और इस दिल्ली को एक राजधानी, अद्भुत राजधानी बनाए। जो भी व्यक्ति होगा वो महिला या पुरुष, हमारी पार्टी इसको ऐसे चुनेगी ताकि वो यहाँ पर एक ऐतिहासिक काम करके जाए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और खबर के मुताबिक दिल्ली में 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण हो सकता है। इससे पहले 17 या 18 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। अभी हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इससे जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। भी कोई टाइम कुछ अभी तक? देखिए, मेरा ख्याल है कि देखिए 20 से पहले तो करना ही है, तो 17 को 18 को ऐसा लगभग होना चाहिए। सूत्रों से खबर है कि 48 में से 15 विधायकों के नाम छांटे गए हैं। उनमें से कुछ नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इन्हीं में से मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय किया जाएगा। रेखा गुप्ता, परवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, शिखा राय और पवन शर्मा जैसे नामों की चर्चा चल रही है। हालांकि ये सिर्फ कयास है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली में भी कोई सरप्राइज दे सकते हैं। लेकिन इस बीच केजरीवाल सरकार के बड़े प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लिनिक में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। खबर है कि दिल्ली की नई बीजेपी सरकार मोहल्ला क्लिनिक का नाम और स्वरूप दोनों बदलने की तैयारी में है। मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा जा सकता है। इस पर आम आदमी पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि नाम बदलने के बजाय बीजेपी को दिल्ली में विकास करना चाहिए। तो बीजेपी ने पलटवार किया कि मोहल्ला का हो हल्ला ज्यादा था। देखिए, हम तो बीजेपी वालों से कहेंगे नाम बदलने के बजाय कुछ काम करें। दिल्ली वालों ने उनको जनादेश दिया है। खबरें तो उनके अंदर से यही आ रही हैं जो मैंने आपको बताया कि उनका काम करने का इरादा नहीं है और लूटने का इरादा है और उस लूट का ठीकरा आम आदमी पार्टी पे फोड़ने का इरादा है। आपने देखा होगा कोरोना काल में जिसको मोहल्ला क्लिनिक बोला जाता था वो एक तरह से हो हल्ला क्लिनिक, हल्ला ज्यादा हुआ कुछ नहीं। कोरोना काल में ताले लगे रहे, एक गोली भी वहां पे पैरासिटामोल की गोली तक नहीं मिली लोगों को और वो ताले लगे पड़े रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने खुद टिप्पणी करी कि ये 6x6 के जो कंटेनर बनाए हैं लोहे के, इनमें जब कोरोना काल में कोई दवाइयां नहीं मिली तो इनको खोलने का क्या मतलब है। केंद्र सरकार दिल्ली के नए स्वास्थ्य मंत्री से मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति पर रिपोर्ट मांगेगी और ये जांच करेगी कि क्या इन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक में हो रही स्वास्थ्य सेवाओं और भ्रष्टाचार के आरोपों की भी समीक्षा होगी। दिल्ली की दुर्दशा पिछले 10 सालों से बहुत हुई है। हम उसको तुरंत प्रभाव से दिल्ली की दशा सुधारने का काम करें। सर, काम तो एलोकेट हो गया लेकिन अभी दायित्व सभी को नहीं दिए गए। जल्दी दे देंगे, जल्दी दे देंगे। जनवरी में दिल्ली के एलजी ने मोहल्ला क्लिनिक में कथित फर्जी डायग्नोस्टिक टेस्ट के मामले में सीबीआई जांच के आदेश भी दिए थे। वहीं दिल्ली और पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया है। 8 फरवरी को दिल्ली में मिली प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मोहल्ला क्लिनिक पर तंज कसा था। इन आपदा वालों ने
आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी दिल्ली के लोगों को मिलने नहीं दिया। अब दिल्ली के लोगों ने साफ संदेश दिया है, गवर्नेंस। बीजेपी ने चुनाव से पहले भी कहा था कि जन कल्याण की योजनाएं चलती रहेंगी। मोहल्ला क्लिनिक भी उनमें से एक है। हालांकि मोहल्ला क्लिनिक के कामकाज में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, इसलिए अब बीजेपी के सामने इसे साफ सुथरे और बेहतर तरीके से चलाते रहने की चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी बेंगलुरु के एक चौंकाने वाले मामले की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में एक महिला इंजीनियर सड़क पर कार चलाते हुए लैपटॉप पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। ये वीडियो बेंगलुरु नॉर्थ ट्रैफिक डीसीपी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और लिखा है कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, ना कि ड्राइविंग करते हुए वर्क फ्रॉम कार। इसके साथ ही इस महिला पर सड़क पर लापरवाही बरतने के लिए 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। ये वीडियो सड़क पर चल रहे किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर शेयर किया था, जो तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद ये बहस एक बार फिर से तेज हो गई है कि लोग वर्क लाइफ बैलेंस पर ध्यान क्यों नहीं देते, काम के लिए इतना जोखिम क्यों उठाते हैं। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। असल में वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए आपके हिसाब से? मैम वर्किंग आवर्स तो 6 आवर्स ही होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए मैम। 6 घंटे में आपको लगता है कि दिन का काम पूरा हो सकता है? हो सकता है मैम, क्यों नहीं हो सकता मैम। आपकी नॉलेज कितनी है उस अकॉर्डिंग सारे काम हो सकते हैं। और 24 में से 6 घंटे आप काम कर रहे हैं, बचे हुए समय को इंसान को किस किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए? बाकी आपको जो पसंद है मैम, बुक्स रीडिंग वगैरह पसंद हो या फिर जिसमें आपको जिस फील्ड में आपको जाना उस चीज के ऊपर काम करिए और फैमिली को टाइम दीजिए अपनी को। पैसा कमाने में तो पूरा टाइम खराब नहीं करना है ना। अगर आपको बहुत अच्छा एक पैकेज मिले, करोड़ों में पैकेज मिले, तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? आप वो अच्छा पैकेज और वो पैसा जिससे आप अपने परिवार को शायद एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं, या फिर आप परिवार के साथ समय बिताना ज्यादा उचित समझेंगे? मैं वो पैकेज एक्सेप्ट करूंगा पहले। ओके। क्योंकि है ना, परिवार को अगर अच्छी लाइफ देनी है ना तो पैकेज चाहिए। अगर परिवार के साथ टाइम बिताना होगा ना मुझे, तो मैं कुछ टाइम तक उस पैकेज को एक्सेप्ट करके काम करके, जो मेरा ऐसा टाइम है कि जिस टाइम में मुझे मेरी फैमिली को ज्यादा टाइम देना चाहिए उस समय मैं टाइम दे सकता हूँ। लेकिन मैं शुरुआत से ऐसा करूँ कि मुझे वर्क भी करना है, मेरी फैमिली को भी टाइम देना है, तो मैं वो एक अच्छी लाइफ दे नहीं पाऊंगा फैमिली को कभी भी। पर फैमिली को ये लाइफ देने के चक्कर में हो सकता है कि आपकी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट हो। उसके लिए मैम मुझे पहले अपनी जॉब सिक्योर करनी है, मेरा फ्यूचर सिक्योर करना है ना। मेंटल हेल्थ जब खराब होगी, जब मेरा कुछ फाइनेंशियल सिक्योर नहीं हो, मेरी फैमिली मुझे उधर डिमांड कर रही है, मेरा वर्क इधर डिमांड कर रहा है और मैं मेंटली अनसिक्योर हो चुका। देखिए मैडम, मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये है कि सेफ्टी। जब सेफ्टी आप नहीं यूज कर रहे हैं तो आप यूं समझ लीजिएगा कि आप किसी खुद तो मर ही रहे हैं और दूसरे को भी मार रहे हैं। ठीक है, ऑन रोड आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप अपना ध्यान भटका रहे हैं, कुछ सामने कोई बच्चा है, कोई भी रोड क्रॉस भी कर रहा है या सामने गाड़ी एकदम से ब्रेक लगा देती है, तो इसमें एक साफ ये दिख ही रहा है, पता चल ही रहा है कि वो एक्सीडेंट भी हो सकती थी, खुद को चोट भी लग सकती थी, खुद वो मर भी सकती थी। देखिए, अगर इतना ही है तो आप घर के ऊपर भी काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, आप गाड़ी साइड में लगा के भी काम कर सकते हैं। अगर इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं तो मेरा तो मानना यही है कि बहुत नेगलेंसी है ये ट्रैफिक रूल्स के अगेंस्ट भी है। और मैं तो यही कहूंगा कि उस महिला के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक है, जो काम आप कर रहे हो अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो आप घर पे कर लो बैठ के। वाइल्ड ड्राइविंग तो वो इलीगल हो गया सारा कुछ। ठीक है, तो भाई आप दूसरी जनता को भी परेशान कर रहे हो, खुद भी परेशान हो रहे हो। इससे अच्छा है कि घर पे कर लो और अपने घर वालों को भी थोड़ा सा टाइम दो। जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने मिलाया हाथ, लॉन्च किया नया OTT प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए सीधे चले डिजिटल गली। जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने मिलकर एक नया OTT प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मर्जर से बना है। अब यूजर्स को जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार दोनों ही प्लेटफॉर्म के कंटेंट एक ही जगह पर देखने को मिलेंगे। जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल कंटेंट के एक्सेस के लिए 3 महीने और 1 साल के सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किए हैं।
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने स्पैम कॉल और एसएमएस पर लगाम लगाने के लिए टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस TCCCPR 2025 के तहत नए और सख्त नियम लागू किए हैं। अब टेलीकॉम ऑपरेटरों को स्पैम कॉल और मैसेज रोकने में नाकाम रहने पर 2 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। बार बार उल्लंघन करने पर टेलीकॉम सर्विस सस्पेंड किए जाने का भी नियम है। नया मोबाइल फोन खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज है। चाइनीज टेक कंपनी वीवो 17 फरवरी को V50 स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। ये स्मार्टफोन 6000 mAh बैटरी, फन टच OS 15 और 50 मेगापिक्सल का ZEISS टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा से लैस है। ZEISS कैमरे को हाई क्वालिटी वर्कमैनशिप और बेहतर लाइट इंटेंसिटी के लिए जाना जाता है। इसमें स्टैंडर्ड ऑटो फोकस लेंस और मैनुअल फोकस जैसे फीचर्स होते हैं। स्मार्टफोन में लाइव कॉल ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट, सर्किल टू सर्च और गूगल जेमिनी जैसे AI फीचर्स मिलेंगे। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज आपको मिलवाएंगे पंजाब के मोगा में सार्थक बदलाव ला रही अवंतिका पंजतूर से, जो कि जन्मी और पली बढ़ी तो न्यूजीलैंड में है, लेकिन गांव की मिट्टी से लगाव उन्हें यहां खींच लाई और वो अब यहां की लड़कियों और महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने की राह दिखा रही हैं। पंजाब के मोगा में लोगों को समझाती बताती ये अवंतिका है। अवंतिका पंजतूरी 23 साल की है, न्यूजीलैंड में पली बढ़ी है, लेकिन अब अपने वतन लौट आई हैं। ऐसे समय में जब वो वहाँ लाखों रुपए कमा रही थी, लेकिन पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। गांव की मिट्टी का ख्याल आया तो सब छोड़ छाड़ कर अपने पैतृक गांव फतेहगढ़ पंजतूर लौट आई और यहीं कुछ करने की ठानी। लीक से हटकर कुछ ऐसा जिससे मन को संतोष भी मिले। और यहाँ अवंतिका पिछले 2 सालों से गांव की लड़कियों को स्किल ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखा रही हैं। बट मेरे पापा मुझे जब ग्रेजुएशन पे सरप्राइज देने के लिए आए, हम इकट्ठे बैठ के हमने ग्रेजुएशन एनुअल फंक्शन स्कूल की वीडियो देखी, तो मुझे बहुत रोना आया। मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं, क्योंकि मैं एक बाइकल्चरल किड हूँ, मैं न्यूजीलैंड के भी हूँ, इंडिया के भी हूँ, या तो मैं न्यूजीलैंड में एक लाइफ जी सकती हूँ एज ए साइंटिस्ट, या मैं इंडिया में पापा की तरह आके बच्चों के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने एजुकेशन भी पढ़ी थी और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे यही करना है, मुझे पापा की तरह यहाँ पे आके बच्चों को हेल्प करना है। तो ये मैंने डिसीजन लिया 2 साल पहले यहाँ पे आके, और तब मेरे पास एक ऑनलाइन जॉब भी थी। अवंतिका बताती हैं कि उनके पिता दादा सब पेशे से शिक्षक रह चुके हैं। ऐसे में अवंतिका ने भी यही रास्ता चुना, लोगों को शिक्षित करने का, और नौकरी के लिए तकनीकी शिक्षा जरूरी थी। ऐसे में अवंतिका ने अपने गांव में ही एक स्किल सेंटर बनाकर गांव के घर घर जाकर पढ़ी लिखी लड़कियों और महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर अलग अलग कंपनी में काम करने का रास्ता दिखाया। और अब तक करीब 500 से ज्यादा लड़कियां यहां से ट्रेनिंग लेकर अलग अलग कंपनियों में नौकरी कर रही हैं। बच्चों को हमने, लोगों को हमने पिछले साल फ्री एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ये स्किल्स सिखाई जो उनको कंप्यूटर स्किल्स है, जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्किल्स का बेनिफिट अब उनमें शुरू भी हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्किल सेंटर जो शुरू किया है, वहाँ पे मोहाली और चंडीगढ़ की कंपनीज आ चुकी हैं। पहले हमारे लिए हार्ड था, मुश्किल था कि हम लोगों को बोलें कि आओ ये जुड़ो, क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। बट हमने करीब 500 के करीब उनको फ्री ट्रेनिंग दी, और हमारे पास हमारे इंटरनेशनल हेल्पर्स भी थे, जैसे कि एंड्रेयस यूके से या बेल्जियम से जॉनथन, और हमने एक मिशन किया अपना, कि अपने घर जाना है, घर घर जाके नॉक करना है, औरतों को बताना कि आओ हमारे साथ जुड़ो। अवंतिका मानती हैं कि पढ़ाई और नौकरी के लिए विदेश जाना अच्छी बात है, लेकिन एक वक्त के बाद अपने वतन लौट भी आना चाहिए, ताकि यहाँ की तरक्की में भी अपने अनुभवों से योगदान दे सकें और मिट्टी का कर्ज भी अदा हो। पंजाब के मोगा से तन्मय सामंता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी देशों पर जवाबी टैरिफ वाले आदेश पर किए दस्तखत। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से गुरुवार देर रात मुलाकात की।
डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ मामले पर मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें एक टफ नेगोशिएटर बताया। ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया। ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने का ऐलान किया। ट्रंप ने 2008 में मुंबई हमले के आतंकी तहव्वुर राणा को भारत भेजने की बात भी कही। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में पीएम मोदी ने दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने पर ट्रंप को बधाई दी। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका एक साथ खड़े होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये खुशी की बात है कि उन्हें ट्रंप के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला। मोदी ने कहा कि उनके और ट्रंप के बीच मिलने का मतलब 1 और 1 11 है। पीएम मोदी ने ट्रंप को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी देशों पर जवाबी टैरिफ वाले आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं। अब अमेरिकी सामानों पर लगने वाले टैरिफ के बराबर सभी देशों से अमेरिका आयात होने वाली चीजों पर शुल्क लगेगा। कारोबार की शर्तों में समानता के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी टैरिफ को जरूरी बताया। ये तस्वीर है इराक के मोसूल में सजी संगीत की महफिल की। ISIS के कब्जे से आजाद होने के बाद पिछले 7 साल में मोसूल में माहौल कितना बदल गया है, इसकी झलक इस महफिल में देखने को मिल रही है। मशहूर इराकी संगीतकार आमिर फंदार को 2014 में मोसूल छोड़कर भागना पड़ा था, लेकिन अब माहौल बदला है तो फंदार मोसूल लौट आए हैं और यहाँ संगीत की महफिल सजा रहे हैं। नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अद्भुत खगोलीय घटना को कैमरे में कैद किया गया। इसमें ऑरोरा की चमकदार रंगों से कनाडा का आसमान सराबोर नजर आ रहा है। ऊर्जा कणों के प्रभाव से होने वाली अद्भुत खगोलीय घटना को नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले श्रीलंका ने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 174 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। खेल जगत से जुड़ी ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चले खेल चक्कर। 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता टीम पर इस बार पैसों की बारिश होगी। आईसीसी ने पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की पुरस्कार राशि में 53% का इजाफा किया है। अब विजेता टीम को $22,40,000 यानी करीब 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं उपविजेता टीम को 9 करोड़ 72 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव ने भारतीय क्रिकेटरों के चोटिल होने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए इसकी वजह व्यस्त कैलेंडर को बताया, जिसमें खिलाड़ी साल में करीब 10 महीने तक खेलते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह की कमी खलेगी, कपिल देव ने कहा, आप कभी नहीं चाहते कि आपके मुख्य खिलाड़ी चोटिल हों, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कुछ नहीं कर सकते। भारतीय टीम को शुभकामनाएं। चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले श्रीलंका ने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 174 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया है। इस जीत के साथ श्रीलंका 2 वनडे मैचों की सीरीज को 2-0 से जीत लिया। कोलंबो वनडे में श्रीलंका ने टॉस जीतकर बैटिंग की और 50 ओवर में 4 विकेट पर 281 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 24.2 ओवर में 107 रन पर ही ऑल आउट हो गई। चीन के हार्बिन में 9वें विंटर एशियन गेम्स का समापन हो गया। 1996 के बाद दूसरी बार हार्बिन में विंटर एशियन गेम्स का आयोजन हुआ, जिसमें 34 देशों के 1200 एथलीट्स ने हिस्सा लिया है। इस दौरान अलग अलग खेलों के 64 इवेंट हुए। जापान के निगाता प्रीफेक्चर के उओनुमा में 35वीं सालाना स्नोबॉल फाइट का आयोजन किया गया। इसमें 120 टीमों ने हिस्सा लिया। माइनस तापमान में बर्फ की 10 फीट मोटी चादर के ट्रैक के ऊपर इस अनोखे खेल में शामिल लोगों का उत्साह देखते ही बना। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।